मुंबई के एक 7 स्टार होटल को बड़ी खूबसूरती से सजाया जा रहा था। चारों तरफ खूबसूरत फूलों की सजावट के साथ साथ होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर से होटल देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर से उसे होटल का माहौल उतना ही डरावना था। एक आदमी किसी राजा की तरह एक कुर्सी पर बैठा था और कुछ बाउंसर एक लड़के को, जिसकी उम्र देखने में 20-21 साल लग रही थी, बड़े ही बेरहमी से मार रहे थे। आसपास खड़े कई लोग गुस्से से उसे लड़के को देख रहे थे, पर सामने कुर्सी पर बैठे शख्स के सामने वह कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए सिर्फ दिल है दिल में उसे लड़के की मौत की दुआ कर रहे थे। कि तभी एक लड़की, जिसने एक लाल रंग का अनारकली सूट पहना था, दौड़ते हुए आती है और बाउंसर्स को धक्का देते हुए कहती है, छोड़ो मेरे भाई को, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की। लड़की के बार बार बीच में आने से बाउंसर लड़के को नहीं मार पा रहे थे, इसलिए एक बाउंसर ने लड़की को पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वह लड़की सीधा उसे चेयर पर बैठे लड़के के सामने गिर जाती है। कुर्सी पर बैठा लड़का गुस्से भरी नज़रों से उस लड़की को देखता और उसके बाल पकड़कर ऊपर को उठाते हुए कहता है, कौन हो तुम और इस लड़के को क्यों बचा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आर्यन राठौड़ के काम के बीच में आने की क्या रिश्ता है इसका तुम्हारे साथ, बोलो। लड़के के बाल पकड़ने से लड़की को अपने सर में बहुत तेज दर्द होता है और वह अपने बाल छुड़ाते हुए गिड़गिड़े हुए कहती है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, मत मारिए, छोटा भाई है मेरा, आप लोग उसे क्यों मार रहे हैं, उसने क्या किया है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। लड़की की बात सुन लड़का लड़की के बालों को और तेजी से खींचते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, पर पहले अपने भाई से कहो कि वह मुझे मेरी होने वाली दुल्हन का पता बताएं, इसने ही मेरे दुल्हन की भागने में मदद की है। आर्यन की बात सुन लड़की रोते हुए कहती है, नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए। लड़की के इस तरह बार बार अपने भाई को बेगुनाह कहने पर आर्यन को बहुत तेज गुस्सा आता है और आर्यन गुस्से में लड़की के बाल पकड़कर तेजी से अपने तरफ के खींचता है। लड़की दर्द की वजह से अपनी आंखें तेजी से भींच लेती है और दोबारा जैसे ही आंखें खोलता है कि उसकी आंखें सीधा आर्यन की आंखें से जा मिलती है। आर्यन की गुस्से से हुए लाल आंखें देख एक पल के लिए लड़की कांप जाती है। आर्यन की आंखें एकदम लाल रंग की हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ ही क्षणों में लड़की और उसके भाई को जलाकर राख कर देगा। वहां पर खड़ी एक औरत, जो दिखने में थोड़ी गुस्सैल या फिर मगरूर टाइप लग रही थी, आर्यन को देखकर कहती है, आर्यन बेटा, रिश्तेदार आने लगे हैं, हम नहीं चाहते कि उनके सामने कोई तमाशा हो, इसलिए आप इन सब को लेकर ऊपर जाए और जल्दी से जल्दी संजना को ढूंढ कर लाइए, शादी का मुहूर्त होने वाला है। इन दोनों भाई बहनों को इनके किए को सजा आप बाद में दीजिएगा। उसे औरत की बात सुन आर्यन गुस्से से एक बार लड़की और उसके भाई की तरफ देखता है, फिर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। बाउंसर्स लड़का और लड़की को पकड़े हुए ऊपर खींचते हुए लेकर जाने लगते हैं कि एक जगह पर गलती से लड़की की बाजू पर कोई एंटीक पीस लग जाता है। इसकी वजह से लड़की की बाजू पर खून निकलने लगता है। लड़की के भाई की नज़र जैसे ही अपनी बहन के बहते खून पर पड़ती है, वह सभी बाउंसर को मारने लगता है और दौड़कर अपनी बहन के पास जाकर उसके पास से सभी बाउंसर को मार के हटने लगता है। आर्यन, जो थोड़ा आगे चल रहा था, जैसे पीछे का शोर सुनता है, पीछे मुड़कर देखा है, लड़के का अपनी बहन के लिए इतना प्यार देखा। आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। लड़का लड़की के हाथ पर अपना रुमाल बांधते हुए कहता है, दी, आप ठीक तो हो ना, मैंने इनकी दुल्हन को नदी भगाया, इन सभी को गलत फहमी हो गई है। अपने भाई के पास लड़की प्यार से उसके सर पर लड़की चोट को अपने दुपट्टे से साफ करते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है अर्जुन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आर्यन से दूर खराब दोनों भाई बहन का प्यार देख रहा था, वह दोनों के पास आता और लड़की की बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। अर्जुन जैसे ही लड़की के पीछे जाने की कोशिश करता है, बाउंसर अर्जुन को पकड़ लेते हैं और उससे दूसरे दिशा में ले जाते हैं। एक कमरे में लड़की आर्यन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती हैं, छोड़ो मुझे, मेरे भाई के पास जाना है, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। आर्यन लड़की की बातों के इग्नोर करके उसके हाथ में एक थाल देता हुए कहता है,
ये लो, इसे पहनकर जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना, अब तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारे बूढ़े नाना नानी भी हमारे कैदे में है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो ये देखे। आर्यन की बात सुन लड़की जैसे ही आर्यन के फोन में देखती है, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह मिन्नत भारी नजरों से आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज उन्हें छोड़ दो, उनका कोई कसूर नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। लड़की की बात सुन आर्यन बिना किसी इमोशन के लड़की की तरफ देखा है और वह लड़की को तैयार होने का इशारा करके कमरे से बाहर चला जाता है। आर्यन के जाते ही लड़की धम से नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पर फिर अपने भाई और अपने नाना नानी का सोचकर लड़की जल्दी से तैयार होने लगती है। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा हमारी फीमेल लीड के बारे में बता देते हैं। हमारी नायिका का नाम अवनी चटर्जी, नाना का नाम प्रवीण चटर्जी, नानी का नाम अनुपम चटर्जी, छोटे भाई का नाम अर्जुन चटर्जी। अब हमारे हीरो की फैमिली। नायक आर्यन राठौर, पिता का नाम विक्रम राठौर, माता का नाम राजेश्वरी राठौर, चाचा का नाम राजवीर राठौर, चाची का नाम में शालिनी राठौर, जुड़वा भाई का नाम आरव राठौर जो कि सिर्फ 5 मिनट छोटा है और इकलौता ऐसा इंसान जिसे आर्यन से डर तो लगता है पर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। छोटे भाइयों का नाम युवराज राठौर और अद्विक राठौर और छोटी बहन का नाम अदिति राठौर। बाकी के रिश्तेदारों के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। कुछ देर बाद कमरे में अवनी रोते हुए अपने भाई और नाना नानी को याद करते हुए तैयार हो रही थी। अवनी बार बार अपने ब्लाउज की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी पर अवनी से डोरी नहीं बंध रही थी कि तभी कमरे दरवाजा एक झटके में खुलता है और आर्यन सीधा अंदर आ जाता है। आर्यन को इस तरह अचानक कमरे में देख अवनी डर से पीछे की तरफ पलट जाती है और डर कर रोते हुए अपने हाथ जोड़ लेती है। पर आर्यन को तो जैसे अवनी का रोना दिख ही नहीं रहा था। वह तो मंत्रमुग्ध होकर अवनी की खूबसूरती को देख रहा था। अवनी शादी के लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्यन की नजरें तो बस अवनी के मासूम से चेहरे पर अटक गई थी। अवनी रोते हुए आर्यन से कहती है, प्लीज हमें जाने दो, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है, मेरे भाई ने उस लड़की को नहीं भगाया होगा। आर्यन अवनी की बातों को इग्नोर कर उसकी तरफ कदम बढ़ने लगता है। आर्यन को अपने पास आता देख अवनी डर से पीछे होने लगती है और पीछे मिरर से चिपक जाती है। आर्यन अवनी हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। आर्यन के इस तरह खींचने से और अवनी आर्यन के सीने से जा लगती है और आर्यन अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाकर अवनी की ब्लाउज की डोरी बांधने लगता है। आर्यन को अपने इतने करीब महसूस पर अवनी कांपने लगती है। ये पहली बार था जब कोई अवनी इतने करीब आया था और शायद आर्यन के भी। आर्यन अवनी के ब्लाउज की डोरी बांधकर उसके सर पर रखे दुपट्टे से चेहरे को घूंघट से ढक देता है और उसका हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जाने लगता है। अपनी रोते हुए आर्यन के साथ चलने लगती है। नीचे गार्डन में मंडप को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मंडप इतना खूबसूरत था कि कोई भी देखे तो एक पल के लिए उसकी आंखें वहीं पर रुक जाए। आर्यन अवनी का हाथ पकड़कर अग्निकुंड के पास बैठा देता है। पंडित जी दूल्हा दुल्हन को देखकर शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में आर्यन अवनी के मांग में सिंदूर भरता है और गले में मंगलसूत्र पहना देता है। अवनी की आंखों से आंसुओं की बूंदें उसके हाथ पर गिर जाती है पर आर्यन बिना किसी भाव के अग्नि को देखता रहता है। थोड़ी दूर पर खड़े अवनी के भाई और नाना नानी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों शादी में बुलाया गया है। अर्जुन बार बार अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अवनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर उसे पूरी शादी में अवनी कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर में शादी संपन्न हो जाती है और सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। तभी आर्यन की चाची दुल्हन के पास आती है और गुस्से में कहती है, संजना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की। चाची का सवाल सुन अवनी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता क्योंकि वह अवनी को संजना समझ रही थी। पर अर्जुन अपनी चाची से कहता है, चाची यह संजना नहीं है। आर्यन की बात सुन सही हैरान हो जाते हैं और सवालिया नजरों से दुल्हन की तरफ देखने लगते हैं।
सभी को दुल्हन की तरफ देखता पाकर अर्जुन अपना हाथ उठाकर अवनी के सर पर रखा घूंघट पीछे की तरफ कर देता है। संजना की जगह पर अवनी को देख सभी हैरान हो जाते हैं। अपनी बेटी की जगह अवनी को देख संजना के माता पिता को बहुत तेज गुस्सा आता है और बहुत ही गुस्से से संजना की मां अवनी को थप्पड़ मारने वाली होती है कि आर्यन अवनी को अपने पीछे कर लेता है। आर्यन को इस तरह अवनी को बचाता देख सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह पहली बार था कि आर्यन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। संजना के पिता मुकुल जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह आर्यन की तरफ देखे थोड़ा ऊंचा आवाज में कहते हैं, मिस्टर राठौर, आप इस लड़की को क्यों बचा रहे हैं? इसने मेरी बेटी को शादी से भगा दिया है। मेरी बेटी इस शादी से अपने आप नहीं भाग सकती, क्योंकि वह तो तुमको बहुत प्यार करती थी। जरूर इसने और इसके भाई ने मिलकर मेरी बेटी को बहला फुसला कर भगा दिया है। मुकुल जी की ऊंची आवाज सुन आर्यन गुस्से में मुकुल जी का गला पकड़ लेता है और उनका गला दबाते हुए कहता है, मिस्टर मुकुल, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप आर्यन राठौर के सामने ऊंची आवाज में बोल सको। आर्यन की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन मुकुल जी और उनकी पत्नी डर से कांपने लगती है और अपने सर्द आवाज में कहता है, और खबरदार, जो किसी ने इस लड़की के बारे में कुछ भी कहा, अब यह आर्यन राठौर की इज्जत है, और अगर किसी लड़की के बारे में कुछ कहा तो अपना अंजाम अच्छी तरह से सोच लेना। और तुम्हारी बेटी को नहीं भगाया, किसी ने अपनी मर्जी से भागी है। तुम्हारी बेटी को सजा से कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच के रखना। आर्यन की ऐसे गुस्से भरी आवाज सुन मुकुल और दिया जी को अपनी बेटी संजना के लिए चिंता होने लगी थी, क्योंकि आर्यन के कहीं हर एक लफ्ज बिल्कुल सच थे। आर्यन के खिलाफ जो भी जाने की कोशिश करता था, आर्यन उसकी समाधि बनवा दिया करता था। दिया जी अपने पति का हाथ पकड़ उन्हें होटल से बाहर लेकर चली जाती है, पर मुकुल जी और दिया जी के दिल में अवनी और आर्यन के लिए नफरत बस गई थी। शालिनी जी को बहुत गुस्सा आता है और वह अवनी को घूरते हुए कहती हैं, आर्यन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम ऐसे ही किसी को राठौर खानदान की बहू कैसे बना सकते हो? शालिनी जी की बात सुन एक कोने में खड़ा अर्जुन और उसके नाना नानी, जो इतनी देर से सारा तमाशा देख रहे थे, अपनी बहन को दुल्हन के जगह पर देखकर हैरान हो जाता है। पर जैसे ही शालिनी अवनी की बेइज्जती करने लगती हैं, अर्जुन जल्दी से कहता है, तो किसने कहा आप मेरी बहन को अपने घर की बहू मानिए? मुझे भी अपनी बहन को आपके घर में भेजने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ, ना ही मैं अपनी बहन को मानने दूंगा। अर्जुन की आवाज अवनी, जो आर्यन के पीछे चुपकर खड़ी थी, आवाज की दिशा की तरफ देखती और आर्यन को छोड़ दौड़ते हुए जाकर अर्जुन के गले लग जाती है। अवनी का इस तरह खुद को छोड़कर जाना आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह अपनी लाल आंखों से अवनी और अर्जुन को देखने लगता है। अपनी इस फीलिंग से शायद आर्यन भी बेखबर था कि तभी शालिनी जी गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम नालायक लड़के, क्या तुम्हें और तुम्हारी बहन को किसी ने सिखाया नहीं है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते? अपनी बहन की बेइज्जती सुन अर्जुन बहुत गुस्से में शालिनी जी को घूरता है और अवनी को लेकर बाहर की तरफ ले जाने लगता है कि तभी आर्यन अवनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी बहन का हाथ अपने हाथ से छुड़ता देख अर्जुन पहले अपने खाली हाथ को देखता है, फिर गुस्से में आर्यन की तरफ देखता है। अवनी को खुद से दूर होता देख अर्जुन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे उसकी मां से दूर कर दिया हो। आर्यन अर्जुन के घूरने को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अवनी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही अर्जुन अपनी बहन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी अवनी के नाना जी अर्जुन का हाथ पकड़ लेते और उसे इशारों से न जाने के लिए कहते हैं, और अवनी और आर्यन को जाते हुए देखकर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन जाने दो अपनी बहन को, अब उसकी शादी हो गई है। और आर्यन के पिता विक्रम जी की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं, अर्जुन की तरफ से की गई बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, और हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, वह अभी बहुत नादान है। जहां सभी आर्यन के एक्शन से हैरान थे, वहीं विक्रम जी प्रवीण जी का हाथ पकड़ नीचे करते हुए कहते हैं, अरे अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और आप हमसे बड़े हैं, आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी आज से हमारी बेटी है और हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। विक्रम जी की बात सुन प्रवीणा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अर्जुन और अनुपम जी को लेकर चले जाते हैं।
घर के सभी मेंबर की अपनी अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। रात का वक्त, राठौर पैलेस। आर्यन का कमरे में अवनी एक जगह सिकुड़कर बैठी थी और लगातार रोए जा रही थी। एक पल के लिए भी उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने भाई और नाना नानी की बहुत याद आ रही थी। आर्यन का कमरा बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। कमरे में एक बहुत ही आलीशान बड़ा सा बेड था। बेड के सामने की तरफ तो सोफे पड़े थे, बीच में टेबल रखी थी। कमरे के साथ में एक बहुत सुंदर बालकनी बनाया गया था। कमरे की एक तरफ बहुत ही बड़ा वार्डरोब बनाया गया था। अवनी दीवार के सहारे बैठी अपने दोनों पैरों के बीच में सर रखकर रो रही थी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजे खुलने की आवाज सुन अवनी चौंक जाती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए खड़ी हो जाती है। आर्यन दरवाजे पर खड़ा होकर एक नज़र अवनी की तरफ देखता है। आर्यन के जबड़े अभी भी भीजे हुए थे और उसकी आंखें अभी भी लाल थी। आर्यन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका गुस्सा 1% भी कम हुआ होगा। आर्यन कमरे की दूसरी तरफ जाने लगता है कि अवनी आर्यन को देखकर कहती है कि सुनिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरे भाई ने उसे लड़की को भगाने में मदद नहीं की होगी। मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता। अवनी की बात सुन आर्यन के कदम रुक जाते हैं और वह गुस्से में अवनी की तरफ देखा है। उसके बेहद पास जाकर अवनी का हाथ पकड़कर पीछे कमर से लगा देता है। आर्यन के ऐसा करते ही दर्द की वजह से अवनी अपनी आंखें भीज लेती है। अवनी को आर्यन से इतना डर लग रहा था कि अवनी का सारा शरीर कांप रहा था। आर्यन अवनी के कांपते शरीर को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। आर्यन ने अवनी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी सारी चूड़ियां टूटकर नीचे जमीन पर गिर गई थी। आर्यन ने अवनी के हाथ को पीछे की तरफ एक बार और ट्वीट किया, जिसके साथ ही अवनी की चीख निकल गई। आर्यन ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ, नहीं तो इसका पूरा खामियाजा तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ेगा। आर्यन की बात सुन अवनी उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। आर्यन ने अपने दूसरे हाथ से अवनी की कमर को थाम लिया। जैसे ही अवनी कुछ बोलने को हुई कि आर्यन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अब यह शादी का असर था या फिर कुछ और। आर्यन अवनी के होठों की तरफ झुकने लगा और उसने अवनी के होठों को अपने होठों ले लिया। ये पहली बार था जब आर्यन किसी को किस कर रहा था। उसकी किस वक्त के साथ और भी इंटेंस होती जा रही थी। पर इन सब में एक चीज़ बहुत अजीब हुई थी, वह था आर्यन का गुस्सा, जो अवनी को किस करते हैं कहीं गायब सा हो गया था।